नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल सत्ता पक्ष और विपक्ष की चुनावी तैयारियों को लेकर है। 2024 के आम चुनाव के लिए 26 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। ये सभी दल अब मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सामने आ गया है गठबंधन का नया नाम तय किया जा चुका है। नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया के नए नाम से विपक्षी राजनीतिक गठबंधन ने चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का फैसला भी किया है। कुछ ही देर पहले इसका ऐलान किया गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबी चौड़ी की गई है। हालांकि इस गठबंधन का नेता कौन होगा, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकी। आज तक ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी सवाल पूछा तो कांग्रेस ने जवाब दिया कि आगे के फैसलों के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। जब मुंबई में बैठक होगी तब बाकी फैसले ले लिए जाएंगे। उधर बीजेपी ने भी विपक्षी एकजुटता को देखते हुए अपनी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। एनडीए के 38 दलों की बैठक दिल्ली में कुछ ही देर में होने वाली है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक को भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टियों का गठजोड़ करार दिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन कहा, जबकि विपक्षी दलों ने दावा किया है कि देश को गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली से बचाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो एकजुट होकर लड़ेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या 26 दलों की ताकत के सामने एनडीए के 38 दल अपना दम दिखा पाएंगे? क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? क्या विपक्षी एकजुटता के मंच पर पहुंचे दलों के अंदर चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर बड़ी हलचल मच सकती है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक शुरू हुई तो 26 दलों के 3 दर्जन नेता 2024 में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर खड़े थे। इधर बीजेपी की ओर से एनडीए की बैठक में 38 दलों का दम दिखाने वाली बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने विपक्षियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मनकाले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। बेंगलुरु में 26 दल जुटे हैं। दिल्ली में 38 दलों की बैठक है। दोनों तरफ से दावे हैं, दोनों तरफ से प्रहार हैं। एक तरफ से वंशवाद, भ्रष्टाचार का वार तो दूसरी तरफ से लोकतंत्र को खतरे का प्रहार है। We put up a united stand against देश को बचाना, democracy को, डाइवर्सिटी इज देश की। the idea of India has to be saved. There is so much of inflation, there is so much of unemployment. Outcome may be the good for the people of this country. विपक्ष एकजुटता की राह पर है। महासमर का मंत्र तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस एकजुटता के खिलाफ अभी से कुछ आवाजें भी हैं। मैंने अपना हाईकमांड से अपील किया है, जिसके हाथ हमारे कर्मियों के खून से रंगे हुए हैं, उसके साथ किसी भी तरह का समझौता, किसी भी तरह का सीट एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी के अंदर हलचल तो है। 38 दलों के नेताओं को दिल्ली में मंथन के लिए बुलाया गया है। विपक्षी गठबंधन से मुकाबले की प्लानिंग तैयार की जाने वाली है। शेर पहले अकेला था, अब थकेला हो गया है। जो वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको अब दिखेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे। 38 दल
36 उसमें से ऐसे हैं जिनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा या लोकसभा में नहीं। एनडीए की जो भारतीय जनता पार्टी की नाव है ये डूब रही। बीजेपी ने भले ही छोटे मोटे 38 दलों को जोड़कर एनडीए का नया चेहरा बनाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन चुनावी राह उतनी आसान भी नहीं दिखती। मिसाल बिहार में ही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है उनका। जब पासवान जी जीवित थे वो कहते हमारे पिताजी के कर्म भूमि है, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकते हो, और उन्होंने अपने सामने मेरा नामांकन कराया। मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूंगा। दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। हालांकि ये खटास एनडीए की बैठक से पहले की है, जब 38 दलों को साथ लेकर बीजेपी 2024 की सत्ता में विजय की राह तलाशेगी तो इन मतभेदों को भी मिटाने की कोशिश होगी, क्योंकि इस बार मुकाबला आसान नहीं बल्कि 26 दलों के विशाल गठबंधन से होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। आज नामकरण हो गया है मुंबई में अगली बड़ी बैठक, तीसरी बैठक का आयोजन होगा, जिसके बाद कौन होगा कन्वीनर और तमाम और मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष की चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर जोश है इस वक्त विपक्षी दलों का दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से आज की इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा गया और बीजेपी पर उन्होंने कैसे बोला है हमला, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। Sir, you've named this alliance as India. We just wanted to know any discussions forward on who would lead this alliance and who would be the face of India. आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। प्रधानमंत्री ने भी ये लगातार आप लोग पर आज बहुत बड़ा हमला किया है कि आप लोग हर जगह हर स्टेट में लड़ रहे हैं आपस में मुद्दों को लेके। सीट शेयरिंग को लेके एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। कई स्टेट्स में आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कोई कमेटी बनाएंगे आप? और प्रधानमंत्री इसको करप्ट अलायंस घोषित कर रहे हैं कि नेशनल करप्ट अलायंस। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा, जहाँ जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। इसके बाद एक एक करके ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की ओर से भी अपने वक्तव्य दिए गए, लेकिन कुल मिलाकर जोश आई है। लेकिन दो बड़े सवाल सीट फॉर्मूले को लेकर पूछा गया, वो तय नहीं हो पाए हैं। नेता कौन होगा, कन्वीनर का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन नामकरण आज कर दिया गया है 26 दलों के इस गठबंधन का और सीधा प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर। दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीक जमई साहब स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिशंकर पांडे जी, आप लीडर हैं एलजेपी रामविलास पासवान के, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें उसके पहले सीधे रुख करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्तार साहब, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से जोश आई है 26 दलों का बेंगलुरु में, उसे देखकर क्या बीजेपी को डर लग रहा है और इंडिया बनाम एनडीए, अब यही होगी 2024 की लड़ाई? मुख्तार साहब। देखिए, ये नाम जो है वो मैं इतनी कह सकता हूं कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है जो अभी ये 24 दल, 25 दल, 26 दल जो भी रहे हों, वो कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं।
ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा बताती रही है, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताती रही है। अब उन्हीं क्षेत्रीय दलों को अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी सोच है और जिसका जो है वो सनक है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जिसकी सोच और सनक है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। उसी अपनी सोच और सनक को उन्होंने दोहराया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला गठबंधन है जी, जिसने अपने साथियों को साथ लेकर के चला। चाहे 2014 का चुनाव रहा हो जिसमें पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके बावजूद भी एनडीए के साथ लेकर के सरकार चलाई। और 2019 में भी इसी तरह का जो पूर्ण प्रचंड बहुमत था, 303 से ज्यादा, 304 से ज्यादा, उसके बाद भी सहयोगियों को साथ लेकर के सरकार चलाया। अगर कांग्रेस पार्टी अगर कहीं इस स्थिति में होती कभी, तो चिमटे से भी अपने साथियों को नहीं छूती, कहते भैया जाओ, हमें तो पूर्ण बहुमत मिल गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सबको साथ लेकर चलने का जो उनका संकल्प है, जो सोच है, जो सियासत है, उसका नतीजा है कि एनडीए अपना 2 कार्यकाल पूरा कर रहा है और सफलता के साथ अपने सफर को पूरा करता हुआ तीसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है मुख्तार साहब, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये जो एनडीए के तमाम गठबंधन सहयोगियों को आप गिना रहे हैं, उनका ये कहना है कि कई के तो नाम ही नहीं सुने गए, क्योंकि विपक्षी एकता को देखकर बीजेपी डर गई है। इस वजह से तमाम छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ लाकर वो दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको बताते चलें एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है और एनडीए की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। 38 दलों के गठबंधन के साथ एनडीए की ये बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में हो रही है, जिसके जरिए 2024 की चुनावी रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोले, इसके साथ ही राज्य दर राज्य जो नेता विपक्षी एकता के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, उन तमाम पार्टियों पर भी निशाना साधा, भ्रष्टाचारी पार्टी करार दिया उन तमाम विपक्षी दलों को और ये कहा कि दरअसल एक फ्रेम में जब आते हैं तो देश देखकर यही कहता है कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं। इस तरह से आज पीएम ने हमला बोला है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वागत करते हुए, और आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी सहयोगी हैं एनडीए के बिहार के, हम पार्टी के मुखिया, वो भी स्वागत कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का। और यहां पर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वेलकम करते हुए और तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं की भी मौजूदगी है इस वक्त। यानी कि तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी पीएम का इस वक्त वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, जितने भी सहयोगी दल हैं, तमाम सहयोगियों के साथ 38 दलों के साथ ये बड़ी बैठक एनडीए की होने जा रही है। एक बार फिर से मुख्तार साहब आपका रुख करते हुए, ये बैठक तो आप लोगों की होने जा रही है 38 दलों के साथ, लेकिन इसी पर तंज कसा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका नाम ही नहीं पता, डर के मारे छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लेकर आ रही है बीजेपी। देखिए मैंने इसीलिए आपसे चित्रा जी कहा था ना कि छोटी पार्टियों के लेकर के कांग्रेस पार्टी की जो छोटी सोच रही है उसको फिर से एक बार खड़गे साहब ने प्रदर्शित किया है। क्योंकि पार्टियां छोटी हैं, बड़ी हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनका संकल्प और वो किस समर्पण के साथ काम कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, वो महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां, हम सबको साथ लेकर के चलने, उनके सरोकार को, उनकी समस्याओं को, उनके संकल्पों को साथ लेकर के मजबूत करने और सशक्त करने के लिए देश के जो सरोकार हैं उसके लिए काम करते रहे और करते रहेंगे। इसमें जो है वो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक एमपी है या एमएलए है या 2 एमपी है, एमएलए है। आप चिंता मत करिए। अभी जो है वो आपका इसी तरह का जो सामंती सुरूर था वो 2019 में चकनाचूर हुआ और 2024 में आपको 440 का झटका लगेगा, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। चाहे आप 24 के चुनावी चूल्हे पे जितनी भी आप खिचड़ी बनाइए वो खुरचनी साबित होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी की ओर से अब से थोड़ी देर पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, लोगों की, विपक्षी दलों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है 9 सालों में आप लोगों को बड़ा मैंडेट मिला था,
अच्छा कामकाज करने का। रेलवे का उन्होंने उदाहरण भी दिया, लेकिन हर मोर्चे पर फेल रही बीजेपी। उद्धव ठाकरे ने भी निशाना साधा है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। तो जब तमाम पार्टियां मिलकर एक साथ चुनावी मैदान में जाएंगी, फिर तो बीजेपी के लिए मुश्किल कर देंगे ना। देखिए, ये जो कुनबे के अभी जो जिनका नाम लिया आपने, ये करप्शन, कुशासन, कम्युनलिज्म को जो है वो भारत की या ये इंडिया की आवाज बताने की कोशिश अगर करेंगे तो देश इनको जो है उसका जवाब सूद ब्याज के साथ आने वाले दिनों में, अभी ज्यादा समय नहीं रह गया, मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे जी विपक्ष मतलब कांग्रेस नहीं है। तमाम ऐसे पार्टियां हैं जो पार्टियां की देश के सरोकार के प्रति समर्पित है, आपके साथ भी हैं। कल आपके व्यवहार जो आपके चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से ये फंस रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग की गैर कांग्रेसवाद का ध्वज वाहक रहे हैं। इसलिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमने आपको जैसा कहा कि 14 का चुनाव रहा हो, 19 का चुनाव रहा हो, 24 का चुनाव हो, हम अपने सहयोगियों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे भी और सरकार बनेगी, सरकार में भी वो रहेंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। कांग्रेस पार्टी ये गारंटी नहीं दे सकती। कांग्रेस पार्टी तो ये गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन जिन लोगों ने वेलकम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा साहब को छोड़ दें, बाकी दलों की अगर हम बात करें तो क्या वास्तव में उनकी राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत लगती है कि बीजेपी के साथ आकर 26, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में फैले बड़े बड़े दल हैं जिनकी अपनी अपनी राज्यों में पहचान है। तो 3 बड़े मुद्दे मुख्तार साहब, वो कौन से होंगे जिसके आधार पर आप ये दावा करेंगे कि 24 में भी बनेगी बीजेपी की सरकार, भले ही ये 26 दल एक साथ भी आ जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सियासी संस्कृति में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाके खड़ा किया है। आज जो है वो देश जो है वो परिक्रमा की पॉलिटिक्स नहीं, परिवारों की परिक्रमा की पॉलिटिक्स पर सीमित नहीं है, परिश्रम और पराक्रम और परिणाम की पॉलिटिक्स को देख रहा है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि परिश्रम और परिणाम हमेशा जो है वो इस परिक्रमा की पॉलिटिक्स को परास्त करने वाला है। और आज बार बार जो ये परिक्रमा, परिवार की परिक्रमा पॉलिटिक्स होती रही है, इसमें आप देख लीजिए, ये इस कुनबे में आपको अगर एक चेहरे को देखेंगे, दूसरे के चेहरे को देखेंगे तो सब इस कुनबे के चंगू मंगू से ज्यादा कुछ नहीं दिखेंगे आपको। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सुशासन, क्योंकि पहला मौका ऐसा होगा कि देश में गैर कांग्रेस सरकार स्थायित्व के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, सफलता के साथ अपने सफर को पूरा कर रही है, आगे बढ़ रही है। और 2024 में भी उस अपने सफर को सफलता के साथ बढ़ाते हुए प्रवेश करने वाली है। ये बात वो लोग भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को न वो अकेले हरा पाएंगे, न वो मिल करके अखाड़े में गिरा पाएंगे। इसलिए 24 के चुनावी चौपाल की चकल्लस करने में किसी को क्या एतराज है? थोड़ा दिल के बहलाने को एक ख्याल अच्छा है। ठीक है सर, अब किसका ख्याल अच्छा है इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। अब डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे खास मेहमानों के साथ रुक करते हुए। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। जो आरोप मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। उनकी ओर से कहा गया है न नेता, न नीति, न नियत है, चुनावी चकल्लस इस वक्त चल रही है बेंगलुरु में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोदी के सामने तमाम पार्टियां एकजुट हो भी जाएं तो भी क्या बिगाड़ पाएंगी? देखिए, अगर उनको मोदी जी पे इतना भरोसा होता तो 38 पार्टियों को क्यों लाना पड़ा? जब जनता ने कुर्सी खिसकाई तब इनको एनडीए की याद आई। चित्रा जी, हम सब जानते हैं जब विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक हुई तब भाजपा के द्वारा कहा जाता था मोदी वर्सेस ऑल, क्योंकि हरा नहीं पा रहे हैं इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। आज क्यों सूर बदले बदले आ रहे हैं? कि उनको समझ में आ गई कि जमीनी हकीकत बदल रही है, जनता परिवर्तन चाह रही है और देश को अभी नेता की राजनीति नहीं चाहिए, मुद्दों की राजनीति चाहिए। आप 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर नहीं जा सकते हैं। आप 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, आप महंगाई कम नहीं कर सकते हैं। 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, आप रोजगारी नहीं दे सकते हैं। 56 इंच की छाती की आप बात कर रहे हैं, हमारी बहनें महिलाएं जो रेसलर बैठी है उसके पास आप जा नहीं सकते हैं। 56 इंच की छाती की बात है, देश में आप लोग नफरत फैला रहे हैं। 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, पार्टियों को तोड़ रहे हैं। कौन सी 56 इंच, किसका फायदा हुआ? देश का तो फायदा नहीं हुआ। आपका फायदा हो सकता है, अच्छे दिन भाजपा और उसके सहयोगी के आ गए, देश के तो अच्छे दिन नहीं आए।
चित्रा जी समझना पड़ेगा कि भाजपा की बौखलाहट कहां से आ रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि दूसरी बैठक में और कम पार्टी आएंगी, आपकी एक डिबेट में था, कोई भाजपाई प्रवक्ता कह रहा था। आज क्या हुआ, 26 पार्टी और इंडिया, नाउ इंडिया विल प्रोटेक्ट इंडिया। आज जो इंडिया का स्लोगन निकल के ऐसे ही नहीं आया, अब देश ही देश की रक्षा करेगा। और अब इंडिया वर्सेस बीजेपी है, क्या बीजेपी की हिम्मत है इंडिया को हराने की? नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब मुद्दों की राजनीति होगी, इन्होंने सर्कस क्रिएट कर दिया है पॉलिटिक्स को, भाषणबाजी ये वो। अरे क्या है, देश को क्या फायदा हुआ आपकी इस राजनीति से? 9 साल में कॉमन आदमी को, सामान्य आदमी को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ भाषण से देश चलेगा? देश को राशन चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। आपकी नीयत में खोट है, पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए चित्रा जी, ये इनकी बौखलाहट है कि जिस प्रकार से विपक्षी एकता आगे बढ़ रही है, आज उनको जबरदस्ती से आनन फानन में पकड़ पकड़ के 38 पार्टियों की बैठक करनी पड़ी, क्योंकि उनको सहा नहीं गया कि आगे आने वाले दिनों में भाजपा की लुटिया डूबने वाली है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं विपक्षी दलों की बैठक की नकल कर रही है दिल्ली में बीजेपी, रहा नहीं गया, सहा नहीं गया एकजुटता देखकर। देखिए, यहाँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और भारत की जनता कह रही थी बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बहरूपिया आया है नाम बदल के। क्योंकि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का अलायंस ही बचा, यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव तो हट गया। और मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का तर्क सुन रहा था, ये तो विरोधाभास है, उन्हीं के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा इसलिए और जो है साथी साथ आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया, ये जो सारे गुट साथ आए हैं ये इसलिए आए हैं क्योंकि यूपीए का मतलब है यूनिवर्सली फुसफुस अलायंस। फुसफुस मतलब जो लॉन्च नहीं होता राहुल गांधी की तरह। और क्यों कहता हूं, क्योंकि आपका तर्क यह है कि इसीलिए साथ लाया जाता है जब पार्टी को अपने नेता पे भरोसा नहीं होता। इसका मतलब राहुल गांधी पे, खड़गे जी पे इनको भरोसा नहीं है। एक एक करके जी उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक बार गौरव भाटिया जी की बात हो जाए प्लीज। ठीक है। दूसरी बात, देखिए आज बड़े सवाल क्या है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ध्यान दीजिए। आपको नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दिए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव दिखाई नहीं दिए, जैसे बिहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टालिन नहीं दिखाई दिए थे और अरविंद केजरीवाल चले गए थे। अब अरविंद केजरीवाल ने इनको झुकने के लिए कहा। चित्रा जी ये रेंगने लगे केचुए की तरह, और केचुआ एक बार खड़ा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 26 दल साथ आए, इसमें क्या ये तय हुआ कि जनता के लिए इनका क्या एजेंडा? नहीं हुआ। लीडर कौन? और ये तस्वीरें इस वक्त लाइव हम दिखा रहे हैं। एनडीए की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं फूलों की बड़ी सी माला है, उसको पहनाकर अलग अलग इसमें तमाम 38 दलों के नेता इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की ये बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद एक एक करके देखिए बिहार के तमाम नेताओं से मुखातिब होते हुए, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए 38 दलों के साथ चिराग पासवान उनका पैर छूते हुए और उनके चेहरे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए, गले लगाते हुए भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान और पारस पासवान दोनों चाचा भतीजे में अभी लड़ाई चल ही रही है, उसको लेकर कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। 38 दल, जिसको लेकर एक तरफ विपक्षी दलों की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिर 38 दल कैसे आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये दिखाने की कोशिश में है कि अगर इतने बड़े अलग अलग दलों को समाहित करके एक साथ कोई गठबंधन चला सकता है तो वो काबिलियत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। और इस तरह से देखिए सबने पीएम का स्वागत किया और अब सभी अंदर की तरफ जाते हुए, और अब ये बैठक शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की ये बैठक हो रही है। 38 दलों की इस बैठक में मौजूदगी है। इस बैठक से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से गौरव जी, आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप पूरी कर लें। लेकिन ये बात तो सच है ना कि आनन फानन में एनडीए की इस बैठक को बुलाना पड़ गया गौरव भाटिया जी, क्योंकि पटना वाली बैठक हो, बेंगलुरु की डेट हो, उसको देखकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग डर गए और आनन फानन में फिर 38 छोटे छोटे दलों को भी पकड़ कर ले आओ और फिर बैठक कर डालो। देखिए, आनंद फानन में बैठक हो रही है, ये वो लोग बता रहे हैं जिनको ये नहीं पता है कि एनडीए को बने हुए 25 साल हो गए
और जब चुनाव का समय पास आता है तो बेहतर तालमेल के लिए, समन्वय के लिए बैठक बुलाई जाती है। अरे अपना काम आप करिए ना, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए चित्रा जी, क्या हमारे जो सारे दल साथ आ रहे हैं तय नहीं करते हैं और ये मानते नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबके नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारा चेहरा है, उनके नेतृत्व में अब ये चुनाव लड़ेंगे। मैंने तभी पूछा इनका लीडर कौन है, बताएंगे नहीं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, नाम बदलने से क्या होता है। गांधी अगर गांधी का नाम लगाने लगे तो महात्मा गांधी नहीं हो जाता है। ठीक है। अगर राहुल गांधी अपना नामकरण करे और ईमानदार गांधी कर दे तो वो ईमानदार नहीं हो जाएगा, बेल पे ही बाहर रहेगा। अगर अखिलेश यादव श्रवण कुमार यादव लिखने लगे तो कोई ये भूलेगा नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी को, अपने पिताजी को कुर्सी से हटाया था। आज जो मुद्दे हैं, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। हम तो ये मानते हैं कि जनता की सेवा करिए, जनता पुनः आशीर्वाद देगी। 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, पूछ लीजिए क्या कितनी सीटें आएंगी 2024 में, अभी बता नहीं पाएंगे। गुप्ता जी 2 लाइन में आप दे दीजिए राजीव रंजन जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, वो कह रहे हैं 330 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 353 एनडीए ने बात कही। हाँ, कितनी आएंगी आप लोगों की 24 में? देखिए, सरकार जो है ये इंडिया की सरकार बनने वाली है, अब देश की सरकार बनने वाली है। इनकी जो भाषा है, देखिए चित्रा जी, आपका शो पूरा देश देख रहा है। आपने जैसे ही आपने लॉजिकल सवाल पूछे, ये वही अपने गंदी भाषा में चले गए। मुझे नहीं लगता है कि इतनी अच्छी डिबेट में आपको ऐसी भाषा प्रयोग करने वाले लोगों को बुलाना चाहिए। आप मुद्दों पे जवाब दीजिए। मैं तो मुद्दों पे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये फूस 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 फूस, ये सब आपकी भाषा है, आपका कल्चर है, अपने पास रखिए प्लीज। बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए प्लीज, हो गया आपका ड्रामा हो गया, बीच में मत बोलिए। फूस फूस तो बोल नहीं पा रहे हो, आप तोतला रहे हो। आप कांग्रेस के नेता के बीच में बोलिए, बीच में इनकी मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। अभी इनकी बार ये भी याद रखे, इनकी मैं असलियत आपको दिखा रहा हूँ। राजभर इनकी पार्टी में जुड़े और मुख्तार अंसारी के पुत्र एमएलए पार्टी में जुड़ गए। क्या ये विचारधारा है भाजपा की? जवाब दे भाजपा, कौन सी विचारधारा है? सिर्फ सत्ता की विचारधारा है? जब लगा कि सत्ता खतरे में आ गई, देश की जनता बदलाव के मूड में, एनडीए याद आ गया। कहां गया था? यही एनडीए को भस्मासुर की तरह भाजपा ने खत्म कर दीजिए। बीच में मत बोलिए प्लीज। यही एनडीए को भस्मासुर की तरह खत्म किया। पंजाब में क्या हुआ? समझ में आ गई। राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। राजीव रंजन जी, सीधा सा सवाल है, चाहे पटना हो या फिर बेंगलुरु हो, माना तो यही जा रहा था कि नीतीश कुमार की जितनी सक्रियता रही है इन तमाम दलों को एक छत के नीचे लाने में, कन्वीनर के नाम का ऐलान नीतीश कुमार के रूप में कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों हो गया राजीव रंजन जी? दो इतनी बड़ी मीटिंग हो गई, संयोजक कौन होगा इसको लेकर फैसला ही नहीं ले पा रही हैं पार्टियां। मुझे ऐसा लगता है ये तो आधिकारिक तौर पर कभी भी विपक्षी दलों के प्रस्तावित अलायंस ने कभी नहीं कहा कि उनका कन्वीनर कोई होने वाला है या नीतीश कुमार जी के नाम पर बात होगी। ऐसी चर्चाएं मीडिया में चलती हैं और कयासों और अटकलबाजियों सियासत को अगर कोई शक्ल देना चाहे तो मैं नहीं समझता हूं इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश। इसलिए नीतीश कुमार जी कभी कन्वीनर के लिए उम्मीदवार थे नहीं और उम्मीदवार के तौर पर उनकी चर्चा नहीं हुई, तो इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं। पहली बात, अभी मैं एनडीए के 25 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर गौरव भाटिया को सुन रहा था। काफी दम्भ के साथ उन्होंने कहा कि एनडीए तो 25 साल हो गए उसके। इस एनडीए की स्थापना के जो 4 दल, उन जरा पूछ लेना चाहिए गौरव भाटिया जी से कि ये बाकी 3 दल कहाँ? शिवसेना, हमारा जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल। अब तोड़फोड़ करके शिवसेना के रिश्ते को लेकर के गए, सुप्रीम कोर्ट ने हैसियत बता दी है। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 38 दल और निसंदेह इसमें अनेक ऐसे दल जिनका कोई जमीनी वजूद नहीं है, केवल एक दबाव था। पटना की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होने लगा है, चाहे वो ऑब्जर्वर में छपा हुआ वो आलेख जिसमें संघ की चिंता है, प्रधानमंत्री जी की घटती हुई लोकप्रियता और उनके चेहरे पर आप चुनाव आगे नहीं लड़ पाए, और अनेक राज्यों के जो चुनाव होने वाले को लेकर जो सर्वेज हुए, उन सर्वेज में भारतीय जनता पार्टी की घटती हैसियत को
रेखांकित किया। ये चिंता थी कि अब ये नहीं चलेगा, हम 303 सीट वाले हैं, इस देश में 3/4 से ज्यादा सीटें लाने वाले दलों को चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया है। इतिहास गवाह है, देश में अनेक ऐसे अवसर आए जब प्रचंड जनादेश के बाद सरकारें बदली। इसलिए 303 तो आपकी 2019 के चुनाव परिणाम है, लेकिन आज जब हालात बदले तो ऐसा थोड़ा ही है कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही थोड़ा ही है, ये मोदी शाही नहीं है कि आपने एक बार 303 जीत लिए तो 330 पर आपका एक अधिकार हो। ठीक है, ये 303 से 103 या 93 भी हो सकते हैं। हाँ। ये तो जनता ईश्वर है, जनता जो तय करना होगी मैं आ रही हूँ वही करे। राजीव रंजन जी, लेकिन आज एक पोस्टर भी बड़ा चर्चा में रहा, बेंगलुरु में लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ वो पोस्टर लगाए गए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिसमें लिखा गया था अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर, ऐसे करके नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ। वहां पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नीतीश कुमार उतनी सक्रियता से नजर नहीं आए। यहाँ पर तमाम दूसरे दलों के बड़े नेताओं का संबोधन हुआ, नीतीश कुमार का संबोधन भी नहीं हुआ। राजीव रंजन जी, देखिए मशाल जलाकर कांग्रेस को थमा दिया जेडीयू ने। देखिए, सबसे पहली बात है, कांग्रेस ने तो आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पद और सत्ता में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज ये बात भी खड़गे साहब ने कहा। अब इस गठबंधन के अनेक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री पद की होड़ से खुद को अलग किया है और अपने दल को लेकर के भी ऐसे ही संकेत या स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही। देश का सवाल है, और जब मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया होगा, इस देश की करोड़ों जो आवाम है उसके साथ मोदी जी का मुकाबला होगा, तो इंक्लूजन और जो डेवलपमेंट, ये दो सवाल हैं। इंक्लूसिवनेस के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आचरण है, ये समाज के एक बड़े तबके को किनारे रखना चाहते हैं। देश के अनेक राज्यों के बीच जो क्षेत्रीय जो जिस तरह से फासला बढ़ा है, जिस तरह से रीजनल इम्बैलेंसेस बढ़ा है, ठीक है साहब, उसकी जवाबदेही भी विकास के पैमाने तय करने समय में इनको लेनी होगी। और इसीलिए विकास और इंक्लूजन, ये जो डेवलपमेंट और इंक्लूजन, ठीक है, इनके मायने, क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत कई पैनलिस्ट हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये दो ऐसे पैरामीटर्स, इसमें भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग जनता के बीच जाकर बताएंगे कि इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट के नाम पर इस देश को 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी और वो उधर से भ्रष्टाचारी कहकर तमाम विरोधी दलों पर हमले कर रहे हैं कि एक फोटो फ्रेम में जब तमाम चेहरे दिखाई देते हैं तो या तो वो परिवारवादी होते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनके ऊपर गंभीर जांच इस वक्त चल रही है, वो डर के हमारे एक छत के नीचे आ गए हैं। आप इसका जवाब दीजिएगा। अमित जमई जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। सर, तकरीबन 220 दिनों का वक्त और बाकी है, लोकसभा चुनाव जब शुरू हो जाएंगे, पहले फेज के लिए जब वोटिंग पड़ेगी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई प्लान तैयार नहीं हो सका है। यूपी का आइडिया क्या है, अमित जमई साहब? चित्रा जी, देखिए का जो नाम जो लड़ाई है ना जी, ये इंडिया बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे बहुत जो बिग कॉर्पोरेशंस हैं, उसका फेस बने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको याद होगा संसद में उन्होंने बोला कि एक सब पे भारी, मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है। और साहब देखिए, बैंगलोर की मीटिंग के दूसरे दिन 2019 में हुआ नहीं था क्या? एक सब पे भारी तो पड़ गया था ना, दो दल एक साथ आ गए थे, सपा बसपा सर, तो 19 में तो भारी ही पड़े थे। हाँ, मेरा फ्लो मत तोड़िए, मेरा फ्लो, आपको तकलीफ समझ रहा हूँ। 38 दल नरेंद्र मोदी जी आज लेके बैठ गए हैं। 38 दल में 36 दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है। मैं उनको फर्जी नहीं कहूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राज्यों में कई छोटी जगहों पर हैं। 38 में से 36 का एमपी नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस देश में जिस तरह से इस देश को जहां पे पहुंचाया, लोगों को उम्मीद थी कि 2014 के बाद ये आएंगे तो हमारी सरहद की रक्षा की। तो भाई साहब ने, चाइना ने आक्रमण किया, चाइना के खिलाफ माननीय अखिलेश जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब आगे बढ़ो, पूरे देश में समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष हो, हम आपके साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर डर गए, हमारी सेना का मनोबल कम कराया। हमारे देश में 80 करोड़ हिंदुओं को, मैं सीधे कह रहा हूं, हिंदुओं को 5 किलो राशन पे मजबूर कर दिया।
सोचिए 80 करोड़ लोग हाशिए पर आ गए, और जो अमीर लोग हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं, 6% लोगों ने इस देश के 60% भूभाग पे कब्जा कर दिया। तो ये जो इंडिया की लड़ाई है ना, इंडिया इस इंडिया कंपनी से नहीं जीता था। हाँ, और अमित जमेई साहब अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जाएंगे, अभी हम ज्यादा दूर नहीं जाते ना 19 में, फिर मैं पलट कर सवाल पूछूंगी, आप कहेंगे कि मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। मैं तथ्यों और तर्कों के आधार पर सवाल पूछती हूँ। और मुझे ये भी बताइए, आपने कहा कि जो 38 दल हैं उनमें से 36 दलों के कोई कैंडिडेट ही नहीं है, लोकसभा में सांसद ही नहीं है। मेरी लिस्ट तो कुछ और कहती है, मेरे पास जो लिस्ट है वो तो कुछ और, 2-4 नाम तो मैं ऐसे ही चेहरे देखकर बता दूंगी कि किसके कितने सांसद हैं। चिराग पासवान के 6 सांसद हैं, खुद बीजेपी के 303 हैं, दक्षिण से जो पार्टी आती है उसके लिए किसी को भी ले लें अमित जमेई साहब। तो मैं स्पेसिफिक सवाल, यूपी में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और अगर हो भी गया तो जब बीएसपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बीजेपी का कुछ नहीं कर पाई, तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन 17 में भी देखा जा चुका है, क्या हो जाएगा 2024 में, मैं ये जानना चाहती हूँ जमेई साहब। चित्रा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंडिया की लड़ाई है ना, कन्वीनर बनने की लड़ाई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनने की लड़ाई नहीं है, हाँ, और ये सीट की भी लड़ाई नहीं है। ये जो भी कमेटियां बन रही है, जो आज तय होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी तय होगा वहां से वो पूरे देश के नेताओं को मान्य होगा। ये सहमति वहां पे बन चुकी है। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, उसका कोई एमपी नहीं है, इस सिंबल पे। ओम प्रकाश राजभर का पार्टी, उसके पास कोई एमपी नहीं है। आप सोचिए चित्रा जी, कल तो आप दिखा रही थी ना, अंसारी परिवार के खिलाफ निषाद जी के जो बेटे हैं वो बीजेपी के टिकट पर संत कबीर नगर से सांसद, मैं बता दूंगी ना अमित जमेई साहब। और फिर आपने देखा, एक सेकंड सर, आपने कहा 38 में से 36 के सांसद नहीं है, 5 तो मैंने ऐसे ही गिना दिया अमित जमेई साहब। ठीक है, निषाद पार्टी के सिंबल पे लगाया जाए तो समय दीजिए, निषाद पार्टी के सिंबल पे नहीं है, मैं सिंबल की बात कर रहा हूं। हाँ, विपक्ष से एक बार जल्दी से मणिशंकर पांडे जी का देने का मौका मैं आ रही हूँ, गौरव जी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप उनको डिफेंड कर रहे हो। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब अभी भी नहीं आया। मणिशंकर पांडे जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों में तो एलजेपी में ही तय नहीं हो पा रहा है, उधर चाचा भतीजे पर, भतीजे चाचा पर वार कर रहे हैं, बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में जाना है, तो जब आपस में सिर फुटअव्वल होगा तो फिर बिहार के लोगों को कैसे समझाइएगा पांडे जी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेंगलुरु में जो विपक्षी एकता की बैठक हुई है, सबसे पहले नीतीश कुमार जी को ये लोग देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे, और जब बिहार में बैठक हुई तो वहां पर सारे लोग एक संयोजक चुनने का बात किया कि पार्टी का कोई संयोजक अपोजिशन का चुना जाएगा। अब नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाते बनाते अब संयोजक बनाने तक आ गया, पता नहीं इस पार्टी का कौन सा संयोजक बनेगा। आज बेंगलुरु में भी बैठक हुई है, और बेंगलुरु में भी ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, आज भी इस पार्टी का कौन संयोजक होगा, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, कौन संयोजक होगा ये भी आज तक तय नहीं हो पाया। मैं जितने भी प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग गए हैं, पिछली बार बिहार में गठबंधन था, नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव हुआ था। उस समय 17 सीट का बंटवारा हुआ था, 6 सीट लोजपा को मिली थी और 39 सीट जीत करके वहां से आई थी। इस बार हम समझते हैं कि इस गठबंधन का कोई भी व्यक्ति शायद बिहार में बोहनी भी नहीं होगी, और जो बिहार में गठबंधन बन रहा है वहां इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बन रहा है वो जीत करके अरे नीतीश जी उधर चले गए हैं, उत्तर प्रदेश में जो अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली, और आपने बताया नहीं ये जो पार्टी नीतीश जी जहाँ चले गए वहाँ तो क्या होगा? हाजीपुर से कौन लड़ेगा? अभी तो यही तय नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। पार्टी अपने जगह पर मजबूत है, और पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में हम 6% वोट पाए थे, और आज हम भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में सम्मिलित हुए हैं। मैं दावे के रूप में कह सकता हूं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आज उनके साथ खड़ी हुई है, बिहार में जो गठबंधन है वो वहाँ से शायद 2 सीट भी जीत जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। अरे पहले अपना तो तय कर लीजिए नेताजी, पशुपति पारस जी को हाजीपुर से लड़ने दीजिएगा, नहीं लड़ने दीजिएगा? अपना तो पहले तय कीजिए कि आप लोगों का स्टैंड क्या है। देखिए
हाजीपुर चित्रा जी मैं बताऊं, हाजीपुर का जो सवाल है वो रामविलास पासवान जी कर्मभूमि है और रामविलास पासवान जी के लड़के जो हैं वो चिराग पासवान हैं। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि वहां से चिराग लड़ेंगे या लोजपा लड़े, लोजपा का लेकिन व्यक्ति वहां लड़ेगा। हाँ। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है कि उनका कोई नुमाइंदा लड़ेगा या चिराग लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर उनकी कर्मभूमि है। समझ गए। और उस कर्मभूमि पर पुत्र का दायित्व होता है। अब यही तो बात है ना कि कर्मभूमि पर पुत्र और चाचा दोनों आपस में टकरा रहे हैं। गौरव भाटिया जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। प्रधानमंत्री ने आज चिराग पासवान का चेहरा छूकर बच्चे की तरह उनको बहुत थपथपाया भी, प्यार दुलार भी किया और वो भी प्रधानमंत्री का हनुमान उनको बताते रहे 2020 के इलेक्शन के दौरान। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 38 दलों को साथ में तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसी पार्टियां शामिल हैं लोकसभा में जिनका कोई वर्चस्व नहीं है, तो वो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कैसे फायदेमंद होगी? गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, पहले तो सपा के प्रवक्ता जिनकी राजनीतिक हैसियत 3 लोकसभा सीटों की है, वो ज्ञान दे रहे थे, लेकिन जनता ने देखा कैसे झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा 38 दल साथ आए हैं, 36 ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में या राज्यसभा में सीटें ही नहीं हैं, 2 की हैं। तो मैं आपको बता दूं, भाजपा के अलावा जो अकेले में 303 सीटें लोकसभा में रखती है, एलजेपी, अपना दल, AIADMK और शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी और साथ में अजीत पवार जी भी आ गए हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन तय कर देगा। ऐसे 4-5 दल और है जो मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन समय कम है इसलिए बताया कि झूठ बोला। दूसरी बात, आप बताइए पिछली बिहार की बैठक से इनका कुनबा बढ़ा है या घटा है, ये देखने वाली बात है। सबसे पहले आप याद करिए, उस बैठक के बाद ऐसे ही कह रहे थे हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अजीत पवार जो है वो महायुति का हिस्सा हो गए। ओपी राजभर चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ। शांत करा लीजिए चित्रा जी, अच्छा नहीं लगता इनके बीच में मैं बोला नहीं। साहब उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, आप जो बोल रहे थे मुझे नहीं पता ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। ठीक है सर, ठीक है गौरव भाटिया जी, ठीक है। धन्यवाद। ओपी राजभर इनको छोड़ के आए और ओपी राजभर जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में अभी टूट फूट होना बाकी है, 40 से 50 MLA पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा, दारा सिंह चौहान याद करिए, दारा सिंह चौहान चुनाव के समय में भाजपा से ही गए थे, वापस आ गए। तो ये झटका किसको लगा? इनको लगा। चिराग पासवान जी एनडीए का हिस्सा हो गए, ये बिहार बैठक के बाद की बात है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया की विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु की खत्म हो चली है, एनडीए की बैठक की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हो चली है। अब यहां से क्या निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी, लेकिन यकीनन 2024 का जो चुनाव है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है।